अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह यूनिटी के पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे कि वो सवाल जो आपसे पास से पूछे गए। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन एक्स-रेज आर प्रोड्यूसिंग बाय फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग बाय हैवी मेटल, द एक्स-रे स्पेक्ट्रम कंटेन्स। अब हमारे पास जो एक्स-रेज होती हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। हमारे पास जो एक्स-रेज हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इनकी हमारे पास जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है और इनकी हमारे पास जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है। जो एक्स-रेज को हम लोग हासिल करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। एक कहलाता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज और एक कहलाता है हमारे पास ब्रेन स्ट्रॉलिंग एक्सरेज। ये दो तरह से हम लोग जो है वो एक्सरेज को हासिल करते हैं। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज में हमारे पास जो है वो सिनेरियो ये होता है कि लेट सपोज कि ये हमारे पास कोई एटम है, ठीक है, और ये एटम का कोई भी हमारे पास शेल है। अब यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है। अब यहाँ से हमने जो है वो एक हाई एनर्जेटिक रेडिएशन को सेंड किया है, ठीक है। अगर ये रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट कर देती है, अगर ये रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट कर देती है या एलिमिनेट कर देती है, तो इस एटम के शेल में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा या फिर एलिमिनेट हो जाएगा। नतीजे में क्या होगा, रिजल्ट में हमारे पास जो है यहाँ पर एक खाली जगह हो जाएगी, ठीक है। अगर इस खाली जगह को अगर इस खाली जगह को फिल करने के लिए हमारे पास दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, तो आपके पास एक सीरीज बन जाएगी और इसे हम लोग कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्स सीरीज। लेट सपोज कि ये आपके पास के शेल था, ठीक है। लेट सपोज कि आपके पास एक के शेल था। अब इस के शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो एलिमिनेट हो गया, ओके, वो आपके पास जो है नॉकआउट हो गया। अब इस के शेल वाले इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए आपके पास दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, तो आपके पास एक सीरीज बन जाएगी। उसे हम लोग कहेंगे के अल्फा, के बीटा, के गैमा। ओके। अब लेट सपोज कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ है वो एल शेल से हुआ है, ठीक है। अब एल शेल वाले इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन के शेल जो है वो हरकत में आएंगे, तो आपके पास एक सीरीज बन जाएगी। अब उससे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे सिमिलरली एल अल्फा, एल बीटा, एल गैमा। ओके, तो ये हमारे पास सिनेरियो होता है। अच्छा, एक्स सीरीज के लिए हमारे पास ना इनर ट्रांजिशन शेल का होना लाजमी है, यानी कि एक ऐसे एटॉमिक नंबर का होना लाजमी है जो कि 23 से बड़ा हो। ओके, क्योंकि उसमें इनर ट्रांजिशन शेल आ जाएंगे। फिर ब्रेन स्ट्रॉलिंग एक्स सीरीज में हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि हमारे पास कोई एक एटम का कोई भी शेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। हमने सिमिलरली पिछली बार की तरह जिस तरह रेडिएशन भेजी थी, हमने यहाँ पर भी ऐसे 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 रेडिएशन को यहाँ पे सेंड किया, ठीक है। अगर ये हमारे पास जो रेडिएशन है, ओके, अगर ये इस काबिल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट करा सकें, तो हमारे पास जो रेडिएशन है ये ऐसे जाके यूं डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो आपके पास जो ग्राफ बनता है ना वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये इस तरीके से आपके पास जो है वो ग्राफ बन रहा होता है। ये जो आपके पास दो खड़ी डंडियां है ना, इससे हम लोग कह रहे होते हैं कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज हैं। ये तमाम बोर्ड की बुक्स में आपके पास जो एक्सरेज का चैप्टर होगा उसमें लास्ट में ग्राफ बना होगा। और आपके पास जो ये वाले ग्राफ की लाइन है ये आपके पास बता रही होती है कि आपके पास जो है वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है, और जो ये है ये आपके पास बता रहा होता है कि आपके पास जो है वो ब्रेन स्ट्रॉलिंग है। तो आपके पास जो स्पेक्ट्रम बनता है, देखो व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम। अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो ना, तो अगर आप उस चीज को बेस से पढ़ोगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है कि आप कमिंग रेडिएशंस को डिस्टिंग्विश करो उनकी पर्टिकुलर वेवलेंथ में, उनकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, उनकी पर्टिकुलर एनर्जीज में। तो ये बेसिकली आपके पास स्पेक्ट्रम बनता है। अब एक्स सीरीज में आपके पास डिस्क्रीट लाइंस भी बनती हैं और एक्स सीरीज में आपके पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी बनता है। दैट इज बोथ ए एंड बी आपके पास जो है वो इसका राइट आंसर है। डिस्क्रीट लाइन से मुराद है कि आपके पास स्क्रीन के ऊपर जो लाइंस आएंगी, ठीक है, उनमें आपके पास एक गैप है। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम से मुराद है कि स्क्रीन के ऊपर आपके पास जो लाइंस आएंगी उनमें आपके पास कोई भी गैप नहीं। ओके, वो कंटिन्यू है। जिस तरीके से आपके पास व्हाइट लाइट का अगर आप स्पेक्ट्रम देखोगे तो उसके अंदर पहले वायलेट कलर आएगा, फिर ब्लू आएगा, फिर ग्रीन आएगा, फिर येलो आएगा, ऑरेंज आएगा, फिर रेड आएगा। तो एक कंटिन्यू के अंदर आपके पास जो रेडिएशन आ रही है, जब भी उसको हम लोग कह रहे होते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। Now, question number two. 6.63 gram mass moving at a velocity of 100 meter per second will have wavelength equal to। अब आपके पास अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होगा लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम पी। ओके, आपके पास जो एच है इसकी वैल्यू आपके पास होती है 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 34।
तो 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 34 डिवाइडेड बाय आपके पास मास, मास जो है आपको ग्राम के अंदर गिवन है। अच्छा, आपके पास जो 1 ग्राम होता है वो आपके पास 10 की पावर माइनस के 3 kg के बराबर होता है। तो ये बन जाएगा आपके पास 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय आपके पास जो वेलोसिटी है वो 100 है, 100 से मुराद है आपके पास 10 की पावर 2। नाउ अब बेसिस सेम होगी, पावर आपके पास एड्स होंगी। 6.625 से आपके पास 6.63 भासानी कैंसिल होगा। ओके, ये मत सोचिए कि सर वहां पे तो 6.625 है, यहाँ पे 6.63 है, लेकिन सर पॉइंट के आगे भी तो 2 डिजिट है, तो कैसे कैंसिल होंगे, इतना नहीं। ओके, हम लोग आसानी उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। और हम लोग जिस तरीके से सॉल्व करते हैं, और हम लोग जो बेसिक मैं यूज करता हूँ, और आप भी माशाल्लाह से वीडियोस वगैरह देखते हो, प्रैक्टिस भी करते होंगे, तो आपने देखा भी होगा कि हम लोग थोड़ा एजम्पशन लेकर चलते हैं। इसी वजह से लेकर चलते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हमें हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है, ओके, उनमें वैकेंट गैप आएगा। ठीक है, और हम लोग जो हर क्वेश्चन जो है वो विदाउट कैलकुलेटर ही सॉल्व कर रहे होते हैं। सो 10 की पावर माइनस का 34 जो है वो आपके पास ऊपर है। अब बेसिस सेम होंगी, पावर आपके पास ऐड हो जाएंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 10 की पावर माइनस का 1। जब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा +1, यानी कि 10 की पावर माइनस का 34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब बेसिस सेम होगी, पावर एड्स होंगे, तो 10 की पावर माइनस का 33 मीटर, ये इसका जो है बेसिकली आपके पास आंसर है। तो आपके पास वेवलेंथ कितनी है, 10 की पावर माइनस का 33 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए। अ 10 मीटर लॉन्ग मेटल वायर and 1 millimeter square area of cross section is stretched by a force of 20 Newton. If the elongation is 2 millimeter, what is the Young modulus? देखो यंग मॉडुलस का बेसिकली आपके पास जो फॉर्मूला बनता है ना, वो बनता है स्ट्रेस इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। ठीक है, अब कभी कभी बहुत सारी बोर्ड की बुक में ना कभी कभी इसको टी लिखा हुआ होता है, कभी कभी सी लिखा हुआ होता है। ठीक है भाई, टी का मतलब है कि टेंसाइल फोर्स है, सी का मतलब है कंप्रेशन हो रहा है, बस सिमिलरली अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई मसले की बात नहीं होगी। ओके, लेकिन बेटर है कि आप लिख लो। तो स्ट्रेस इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन होता है, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपके पास बन जाएगा दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, अब आपके पास जो स्ट्रेस है इसका फॉर्मूला होता है आपके पास फोर्स अपॉन एरिया, और जो स्ट्रेन है इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। ओके, अब ये जो चेंज इन लेंथ इनिशियल लेंथ है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय L0 अपॉन डेल्टा एल। ओके, ये आपके पास बन गया। तो यानी कि ये हो गया F L0 अपॉन A डेल्टा एल। ओके, ये आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ओके, अगर आप इसको इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, दैट इज डिफ्लेक्शन इक्वल्स टू PL अपॉन ए। ये बेसिकली P फोर्स बन जाती है, वहाँ L लेंथ बन जाता है, A एरिया बन जाता है, E मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी बन जाती है, और डेल्टा L को हम लोग जो है इस तरीके से डिफ्लेक्शन की फॉर्म में हम लिख रहे होते हैं। ठीक है, सो आपके पास ये बन जाएगा E इक्वल्स टू F L0 AL। अब आपके पास जो F है वो आपको गिवन है, आपके पास जो F है वो है आपके पास ये रहा, दैट इज 20 न्यूटन। और L0 कितना है, L0 आपके पास ये रहा दैट इज 10 मीटर। तो ये हो गया E इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 10। आपके पास जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मिली 10 की पावर माइनस 3 के बराबर होता है, तो बन जाएगा 10 की पावर माइनस 3 और उसका स्क्वायर। ओके, तो बन जाएगा फिर मीटर स्क्वायर। सो मल्टीप्लाई बाय आपके पास है दैट इज इलोंगेशन कितनी है, 2 मिलीमीटर है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 3। सो ये बन गया 2 1 2 एंड 2 10 आपके पास होता है 20। जब स्क्वायर 10 की पावर माइनस 3 के ऊपर अप्लाई होगा तो बन जाएगा 10 की पावर माइनस 6। तो बन गया 10 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3। नाउ 10 की पावर 1 और 10 की पावर 1 ऐड होंगे ऊपर, तो बन जाएगा 10 की पावर 2, और नीचे आके बाद बन गया 10 की पावर माइनस 9। 10 की पावर माइनस 9 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा पॉजिटिव, तो 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर प्लस 9। जब बेसिस सेम होती है पावर ऐड हो जाती है, 10 की पावर 11 जो है वो बेसिकली इसका आपके पास आ रहा होगा आंसर। 10 की पावर 11 इसका आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अच्छा, यूनिट भी आपके पास है, दैट इज पास्कल। क्वेश्चन नंबर 4, a solenoid is 2 meter long and 3 centimeter in diameter. It has 100 turns and carries a current of 5 ampere magnetic induction at the center. देखो सोलिनॉइड के अंदर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना, वो उसके सेंटर पर ही यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, आउटसाइड पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास 0 होती है। अब सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है बी इक्वल्स टू यू नॉट स्मॉल एन आई। अब जो यू नॉट है इसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, दैट इज 4 पाई 10 की पावर माइनस 7। आपके पास जो स्मॉल है ना, ये बन जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, आपके पास जो डायमीटर है ना, डायमीटर इसका कोई काम नहीं होता, मल्टीप्लाई बाय करंट, और करंट की वैल्यू जो है उन्होंने आपको गिवन की भी है 5। सो
4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास 1000 है, डिवाइडेड बाय आपके पास जो लेंथ है वो है 2, और मल्टीप्लाई बाय ये आ गया आपके पास 5। सो 2 वन जा 2 होता है और 2 टू जा 4 होता है, तो बन गया 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ क्योंकि आपके पास जो 1000 है, आपके पास जो 1000 है वो 10⁻³ होता है, और मल्टीप्लाई बाय ये हो गया आपके पास 5। सो अब क्या होगा, अब आपके पास ये वाला 2 इस वाले 5 को कर लेगा मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 5 टू जा 10, तो 10 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। ओके, बेसिस सेम पावर एड्स, तो 10⁻1 के अंदर जो 10⁻3 ऐड होगा बन जाएगा 10⁻4, और 10⁻4 के अंदर 10⁻⁻⁷ ऐड होगा तो बन जाएगा 10⁻3, यानी कि पाए 10⁻3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो पाए है इसकी वैल्यू आपके पास होती है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास जो है इसका राइट आंसर है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। Question number 5. A 2 farad capacitor is charged to 100 volt and then discharged through a 10 kilo ohm resistance. What is the total energy dissipated in the resistance? अब आपके पास जो फॉर्मूला होता है, दिस इज नॉट रेजिस्टेंस, ओके, ये आपके पास जो बेसिकली फॉर्मूला है ये आपके पास कैपेसिटेंस का, ओके। सो अब आपके पास सिनेरियो ये है कि जो कैपेसिटेंस का आपके पास जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो आपके पास होगा U इक्वल्स टू हाफ CV², और एक और आपके पास होता है उससे हम लोग कह रहे होते हैं U इक्वल्स टू Q² अपॉन 2C। अब डाटा को देखते हुए आप जो है ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। सो अगर मैं डाटा को देखूं तो मुझे जो है वो C भी गिवन है, अगर मैं डाटा को देखूं तो मुझे जो है वो वोल्टेज भी गिवन है, तो बन जाएगा U इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय C। C जो है आपके पास है 2, और आपके पास V जो है आपके पास है 10⁻2 का स्क्वायर, क्योंकि 100 आपके पास 10⁻2 होता है। सो 2 वन जा 2 एंड 2 वन जा 2, तो बन गया आपके पास 10⁻4 जूल। अब अगर मैं ऑप्शन देखूं तो मुझे कहीं पे भी 10⁻4 जूल गिवन नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैं इसको ब्रेक करूंगा, एक बनेगा 10 और एक बनेगा 10⁻³ जूल। ये जो आपके पास 10⁻³ है यह आपके पास बराबर होता है किलो के, तो ये बन गया 10 किलो जूल, इसका राइट आंसर। Question number 6. An electrical fan attains its maximum velocity of 5 revolution per second after 15 revolution, assuming that constant acceleration. How much time will the fan take to attain its maximum angular velocity? अब वो आपसे कह रहे हैं कि आपके पास कोई एक फैन है, वो आपके पास जो है वो रोटेट कर रहा है, ओके। आपने बताना है कि जब फैन अपनी मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, okay? तो अगर मैं ये फॉर्मूला लिखूं तो एक फॉर्मूला मेरे पास होता है VF इक्वल्स टू VI प्लस का AT, ओके। अब अगर मैं इसको 2 डायमेंशन में लिखूंगा तो मेरे पास बन जाएगा ओमेगा एफ इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस का अल्फा टी। ओके, ऐसे हम लोग कह रहे होते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर क्वांटिटीज एंड द एंगुलर क्वांटिटीज। 2 डायमेंशन मैंने इस वजह से कहा है क्योंकि हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 2D मोशन हम लोग पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब कोई भी जो फैन है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम रेस्ट से, यानी कि उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो ओमेगा एफ इक्वल्स टू अल्फा टी। अब आपको टी चाहिए तो बन के आपके पास टी इक्वल्स टू ओमेगा एफ अपॉन अल्फा ना। ओमेगा एफ हमें बहुत आसानी गिवन है, ये लिखा हुआ कि उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो है 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड। अच्छा, हम लोग जो वेलोसिटी मेजर करते हैं रेडियन पर सेकंड के अंदर करते हैं, तो एक रेवोल्यूशन आपके पास 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, ओके। तो आपके पास बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई रेडियन पर सेकंड, ओके, विच इज इक्वल टू 10 पाई रेडियन पर सेकंड। और आपके पास ये लिखा हुआ है 15 रेवोल्यूशन। सिमिलरली एक रेवोल्यूशन आपके पास बराबर होता है 2 पाई रेडियन के, तो बन गया आपके पास ये 30 पाई रेडियन, ओके। अब हमें क्या चाहिए, अगर मुझे टाइम की वैल्यू चाहिए तो टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले मुझे अल्फा चाहिए। तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करूं वो हो जाएगा 2as इक्वल्स टू VF² माइनस का VI², और अगर मैं इसको UCM में लिखूं यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो बन जाएगा 2 अल्फा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा F² माइनस का ओमेगा I², जो कि ओमेगा A² आपके पास 0 है क्योंकि कोई भी जो आपके पास फैन है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम रेस्ट से। तो अगर आपको अल्फा चाहिए तो हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा F² अपॉन 2 थीटा। अब ओमेगा एफ जो है इसकी वैल्यू हमें गिवन की हुई है, दैट इज 10 पाई, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 10 पाई का स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। अब 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू गिवन है आपके पास 30। सो नाउ 10 का स्क्वायर यानी कि आपके पास 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अच्छा यहाँ पे आपके पास पाई का पाई भी आएगा, ठीक है, सॉरी। तो ये आपके पास बन गया पाई नीचे, और ऊपर जो है आपके पास बन गया डेट इज
10 पाई स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 30, और ये आपके पास बन गया पाई। सो अब आपके पास एक जीरो से आपके पास जो एक जीरो है वो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। इसको कॉम्प्लिकेटेड अगर हम लोग नहीं भी करें तो इसको हम लोग अगर खोल के लिख रहे हैं 10 के स्क्वायर को, 10 का स्क्वायर आपके पास बराबर होता है डेट इज 100 के, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 100। अब आपके पास नीचे है आपके पास 30। सो आपके पास एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब सिनेरियो आपके पास ये है कि ये है आपके पास जनाब 2। ओके, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, और एक पाई से आपके पास एक पाई कट जाएगा, तो यानी कि बन जाएगा 5 पाई अपॉन 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि आपके पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कितनी है, 5 पाई अपॉन 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर आपको टाइम चाहिए तो टाइम आपके पास था ओमेगा एफ अपॉन अल्फा। ओमेगा एफ आपके पास आया था 10 पाई। आपने जो एंगुलर एक्सेलरेशन निकाली है वो निकाली है 5 पाई अपॉन 3। पाई से पाई आपके पास कटेगा, 5 1 ज़ा 5 होता है और 5 2 ज़ा 10 होता है, ये 3 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 2 × 2 नाउ 3 2 आपके पास होता है 6, तो ये बन गया आपके पास 6 सेकेंड। यानी कि कोई भी आपके पास जो फैन है अगर वो 5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड या फिर 15 रेवोल्यूशन पे आपके पास जो है वो घूम रहा है, ठीक है, अपनी मैक्सिमम स्पीड तक जाने के लिए, तो उसको जो टाइम लग रहा है वो 6 सेकंड का टाइम लग रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इन आइसोटोप्स देयर आर। देखो आइसोटोप्स बेसिकली आपके पास उनको कहा जाता है जिनके अंदर आपके पास जो एटॉमिक चार्ज नंबर है, जिनके अंदर आपके पास जो एटॉमिक चार्ज नंबर है डेट इज जेड, वो आपके पास सेम हो, लेकिन उनका आपके पास जो एटॉमिक मास नंबर है, ठीक है, वो आपके पास डिफरेंट हो। तो ऐसो को हम लोग कह रहे होते हैं डेट इज कि वो आपके पास क्या है, वो आपके पास आइसोटोप्स है, जैसे प्रोटियम, ड्यूट्रियम, आपके पास ट्राइट्रियम, ये तीनों के तीनों आपके पास एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप्स है। तो इन आइसोटोप्स there are same number of proton but different number of neutrons. Question number 8. Two forces of magnitude 5 Newton and 8 Newton act at a point. Which of the following cannot be the magnitude of resultant force? अगर आपने मैग्नीट्यूड चाहिए रिजल्टेंट फोर्स का और इस तरह के सवाल आपको यूईटी के अंदर बेशुमार दिख जाएंगे, आपके पास सिनेरियो ये होता है कि आपके पास ना इस तरीके से दो फोर्सेस गिवन होती हैं। आपको आपको कहा जाता है क्या, दो वेक्टर्स गिवन होंगे, आपको कहा जाता है कि भाई आप बताइए कि इनमें से आपके पास कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि इसका रिजल्टेंट नहीं। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप ये जो आपके पास दो वेक्टर्स गिवन होंगे आप उनको एक बार करोगे ऐड। जब आप उनको एक बार ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 13। फिर आप करोगे उनको एक बार माइनस, तो जब आप इनको माइनस कराओगे तो आपके पास आंसर आएगा 3। यानी कि इसका जो रिजल्टेंट है वो 3 न्यूटन से लेकर 13 न्यूटन तक के दरमियान नंबर में से कोई भी हो सकता है, और ये 3 और 13 भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो 6 जो है आपके पास 3 और 13 के बीच में आता है, तो ये रिजल्टेंट हो सकता है। 10 आपके पास 3 और 13 के बीच में आ सकता है, यानी कि ये भी रिजल्टेंट हो सकता है। 2 आपके पास 3 और 13 के बीच में नहीं आ सकता, यानी कि ये रिजल्टेंट नहीं होगा। तो 2 न्यूटन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, a solar panel delivers 100 watts for 1 minute. How much energy does it deliver during the period? अब आपके पास जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल्स टू ई अपॉन टी। तो ये बन गया E इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाई टी। आपके पास जो पावर है वो आपके पास है 100, आपके पास जो टाइम है वो है 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर आपके पास 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 60। सो ये बन जाएगा आपके पास 6 × 10⁻⁰ जूल। ओके, और 10⁻⁴ जो है आपके पास बराबर होता है किलो के, तो 6 किलो जूल जो है वो इसका आपके पास राइट आंसर है। ओके, अगर हम इसको डायरेक्ट भी ना करें, देखो ये 60 है, 60 में से 10 अलग करो, 6 अलग करो, तो बन गया 100। 100 का मतलब होता है 10⁻², तो 10⁻² हो गया, मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया। ठीक है, बेसिस सेम पावर एड्स, तो जब 10⁻² में 10⁻1 ऐड होगा तो बन जाएगा 10⁻³ और 10⁻³ आपके पास किलो के बराबर होता है, तो 6 किलो जूल आपके पास का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। देखो किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी की अगर आपने जो है डायमेंशन निकालनी हो तो उसका तरीका होता है पहले आप फॉर्मूला लिखें। तो फॉर्मूला आपके पास बनेगा V इक्वल्स टू आई आर, तो बन गया R इक्वल्स टू वी बाई आई। ओके, अब आपके पास जो वोल्ट है ये आपके पास एसआई यूनिट नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम इसका कन्वर्ट करेंगे। आपके पास जो वोल्टेज होता है उसका फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज वोल्टेज इक्वल्स टू W/Q। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो इसकी डायमेंशन, और आप यहाँ से भी निकाल सकते हो V इक्वल्स टू ईडी से। ओके, जैसा अच्छा लगे आप वैसा निकाल सकते हो। तो वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज इसका फॉर्मूला होता है। आपके पास जो वर्क है इसका यूनिट आपके पास चलता है जूल, और जो कूलम चार्ज है इसका यूनिट आपके पास चलता है कूलम। अब जो जूल है ये भी ऐसा यूनिट नहीं है आपके पास, तो हम इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। सॉरी, ऐसा यूनिट तो है लेकिन ये आपके पास बेस नहीं है। ओके, ये आपके पास डिराइव यूनिट है, तो ये आपके पास बन जाएगा न्यूटन डॉट मीटर। और जो कूलम है, ओके, इसको भी आप बेस के अंदर कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे, देखो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी आपके पास फॉर्मूला होता है।
तो आपके पास बन जाएगा Q इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाई टी। आई आपके पास करंट है, करंट आपके पास बेस यूनिट है दैट इज एम्पेयर, मल्टीप्लाई बाई टी, टी आपके पास सेकेंड है दैट इज 80। तो आपके पास जो कूलम है ये आपका बराबर होगा 80 के। ओके, अब आपके पास जो न्यूटन है, आपके पास न्यूटन की डायमेंशन तो आप याद कर लो, ठीक है। आपके पास जो न्यूटन है वो आपका बराबर होता है MLT-2 के। आपके पास जो मीटर है बराबर होता है एल के, और नीचे आपके पास आ गया 80। ओके, अभी 80 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा एम, ये वाला एल इस एल को मल्टीप्लाई करेगा, ML² बन जाएगा, तो ML² T-2 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय टी की पावर माइनस का 1, ठीक है। सो नाउ टी की पावर माइनस का 2 में जब टी की पावर माइनस का 1 ऐड होगा तो बन जाएगा टी की पावर माइनस का 3, यानी कि ML² टी की पावर माइनस का 3 और ए की पावर माइनस का 1, ये आपके पास वोल्टेज की डायमेंशन है। ओके, और जो मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला बताया V इक्वल्स टू ईडी से, आप जरा वहां से वोल्टेज की जो है डायमेंशन निकालना। ओके, आपके पास E जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का आप जो है यूनिट ये ले लेना, दैट इज V इक्वल्स टू न्यूटन अपॉन कूलम और मल्टीप्लाई बाय आपके पास डिस्टेंस, ठीक है। आप जरा यहाँ से जो है वो इसकी वोल्टेज की डायमेंशन निकालना और नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताना। ओके, सो आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई जो है आपके पास ये फॉर्मूला है। सो अब आपके पास बन जाएगा आर इक्वल्स टू वी की आपके पास डायमेंशन आई है ML² T-3 ए की पावर माइनस का 1, आई की आपके पास डायमेंशन आएगी वो आएगी आपके पास ए, तो ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा नेगेटिव, तो हो गया आपके पास आर ML² T-3 और ए की पावर माइनस का 2, विच इज आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस की डायमेंशन है। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट को वो एमसीक्यू जो कि यूईटी के पास पेपर्स में आए हुए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। जजाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।